आपको मैं बता देती हूं कि नेपाल में जो तबाही मची है उसमें कितना बड़ा नुकसान हुआ है। 8 चालू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पूरी तरह से तबाह हो गए। अब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स यानी बिजली का संकट सोचिए देश पर कैसे होगा। इससे पूरी तरह से 8 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो बह जाना है, आप सोचिए नेपाल के लिए कितना बड़ा संकट है। 5 निर्माणाधीन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स यानी जो बनाए जा रहे थे, अब ये भी देश के लिए थे लेकिन वो भी बह गए। 35 बड़े पुल, जिस तरह के पुल की तस्वीर मैंने आपको दिखाई, 45 छोटे पुल सब पानी में बह गए। 42 किलोमीटर का हाईवे टूटकर पानी में समा गया। अब कुल मिलाकर आप सोचिए 1.25 लाख करोड़ की संपत्ति तबाह हुई है। 1.25 लाख करोड़ का नुकसान, और इसकी भरपाई में न जाने कितना समय नेपाल को लग जाएगा। लेकिन उससे बड़ी बात है जो जिंदगी चली गई उसके लिए कैसे भरपाई होगी, और जो बड़ा नुकसान नेपाल इस त्रासदी के बाद महसूस कर रहा है, लोगों की जान गंवाना और इतना बड़ा आर्थिक नुकसान जिसमें अब भारत भी मदद कर रहा है, उसकी भी तस्वीर आगे आपको दिखाऊंगी। एक और तस्वीर आपको दिखाती हूं। नुवाकोट में त्रिशूली नदी का उफान देखिए जरा। इस उफान को देखकर आप डर जाएंगे, लेकिन कुछ इसी तरह से पानी अपने पूरे उफान में नेपाल को समाता हुआ चला गया। त्रिशुलीको पाहाड हाँस्योबाट केही छैन, पाहाड हाँस पनि सब सक्यो। अब आपको एक और तस्वीर दिखाती हूं। नुवाकोट में कैसे हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू हो रहा है। अब ये लगातार ऑपरेशन नेपाल चला रहा है जिसमें वो अपने लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। न जाने कितने हजारों लोग लापता है और अलग अलग देशों के लोग भी इसमें शामिल हैं। तो हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। ये हेलीकॉप्टर्स चल रहे हैं। नेपाल में सैलाब आया तो लोग घरों में फंस गए, बाद में उन लोगों को रेस्क्यू किया गया। अब ये देखिए, ये रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें नेपाल से आ रही हैं। नेपाल में बुलडोजर्स के जरिए लोगों को कैसे निकाल के लाया जा रहा है। मलबे में दब गए, पानी में बह गए, कितनी बुरी अवस्था में इन्हें नेपाल में रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए निकाला जा रहा है। इस त्रासदी को समझने के लिए ये तस्वीरें बहुत ज़रूरी हैं। इसीलिए मैं सीधे आपको ये तस्वीरें दिखाकर बता रही हूँ कि कितना बड़ा ये एक झटका नेपाल के लिए रहा है। नुवाकोट, वहाँ के प्रधानमंत्री बालेन शाह पहुँचे। आर्मी कैंप में जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन का उन्होंने जायज़ा लिया। ये देखिए, ये बालेन शाह की तस्वीरें हैं और वो वहाँ जाकर आर्मी से मुलाकात भी उन्होंने की। उन्होंने जाना कि कितना नुकसान हुआ है और वहाँ पर अफसरों ने उन्हें इस बारे में जानकारी दी। अब जिस वक्त नेपाल में सैलाब पूरी ताकत से अपनी विभीषिका दिखा रहा था, उस समय चीन आसमान से सब कुछ देख रहा था। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, चीन के हेलीकॉप्टर से सैलाब की तस्वीरें कैमरे में कैद की जा रही थी। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ऊपर से जो हेलीकॉप्टर से तस्वीरें ली गई, नीचे कुछ नजर नहीं आएगा क्योंकि पानी का इतना आवेश था और ऐसा लग रहा है जैसे वहां से भाप उठ रही है। बहुत दूर तक कुछ नजर नहीं आता है और उसके बाद नजर आती है तो सिर्फ तबाही। आपको बताऊं कि एनडीटीवी नेपाल में तबाही वाली जगह पर पहुंचने वाला पहला न्यूज चैनल, और हमारी सहयोगी सिक्ता देव उन इलाकों में पहुंची जहां बर्बादी का मंजर है। जहां पहले शहर, कस्बे, बाजार हुआ करते थे, वहां तबाही के बाद का सन्नाटा है।
नेपाल में एनडीटीवी के कैमरे ने टूटे घर देखे, छूटते साथ देखे, अपनों को खोने का गम देखा और हालात से समझौता करते वक्त लड़खड़ाती जुबान देखी। ये यूपी के बलिया के पन्ना लाल हैं। 15 साल से नेपाल के नुवाकोट में रहकर कारोबार करते थे, लेकिन चंद सेकंड में परिवार उजड़ गया। हमारा परिवार था और हमारा बच्चा था। हम लोग यूपी के बलिया जिले के रहने तो क्या वाले। आपको कब खबर मिली कि यहाँ पर सैलाब आ गया? वहाँ हम लोग उधर से वापस आ रहे थे ना, तब फोन आया और सैलाब हुआ। हमारा फोन उन सब उसी में था, कागज पत्र सब उसी में सब बह गया है। इंडियन एम्बेसी का कागज वगैरह था, सब कुछ भी नहीं है। तो मदद के लिए आपसे आवाज लगा रहा था। आवाज लगा रहा था, अंकल जी उसको चक्कर में हम भी चल जाते, पूरा बलुआ से तोड़ दिया था। हम तो हाथ देने की कोशिश की आपने? हाथ दिए उसको, हम कॉलर भी पकड़े, नहीं पकड़ा जाती, पकड़ में नहीं आया। पकड़ में नहीं आया उसको। खाली ये इतना लौक रहा था, अंकल जी अंकल जी अंकल जी। अब हाथ दिए कि हमारा पूरा बलुआ से अभी तोप रहा था, अब हाथे नहीं जा रहा था उसको। सैलाब ने किसी का परिवार छीना तो किसी का रोजगार। एनडीटीवी के कैमरे पर ऐसे ही एक परिवार का दर्द आंसू बनकर छलक गया। दुकान 200 था, वो भी चला गया। माल बहुत था, गैस सिलेंडर था 100-200 गैस सिलेंडर भी था, सब दुकान घर सब गया। अब कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये पहना हुआ ये है, उसके बाद ये है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो मुश्किल है, क्या करें, कि सुसाइड करने पड़ेगा, मेरे कुछ भी नहीं है। नुवाकोट के त्रिशूली में पहले बाजार की चहल पहल होती थी, लेकिन अब सन्नाटा है। जो बच गए वो तबाही की कहानी बता रहे हैं। जो पानी है वो 10 मीटर 15 मीटर ऊपर से था, उतर आया था। ये अब बोलने की जगह नहीं है कि बहुत क्षति हो गया है। कितना लोग गया, कितना आदमी का बहुत नुकसान हुआ। आदमी तो कितना बहा उसका कोई गिनती नहीं है। आदमी कितना बहा है उसका कोई गिनती नहीं है। हम लोग का नजदीकी संपर्क में कम से कम 50-60 आदमी बहा है। ये नुवाकोट का देवी घाट है, आस्था का केंद्र था। दूर दूर से भक्त आते थे, लेकिन सैलाब आया तो कुछ लोग बह गए। जो बच गए वो मलबे में उम्मीद तलाश रहे हैं। तो नेपाल के अलग अलग इलाकों से लोग श्रद्धालु अपने मन में लिए दर्शनों के लिए देवी घाट पहुंचते थे। आज ये देवी घाट, जहां पर मंदिर पर और घाट पर बाजार सजता था, आज इस तरह से वीरान है। बहुमंजिला इमारतें देखिए, पहली दूसरी मंजिल तक ये गाद आ चुका है और पूरी तरह से सबमर्ज्ड है, डूबे हुए हैं ये बिल्डिंग्स। कहीं दुकान थी, कहीं होटल्स थे, लोगों के घर थे और अब वो पूरी तरह से गाद में डूबे हुए हैं। देखिए, आधा दरवाजा इस वक्त दिखाई दे रहा है, खिड़कियां नहीं खुल रही हैं। तो ये जरूर फर्स्ट फ्लोर होगा और नीचे एक और मंजिल होगी, लेकिन एक मंजिल से ऊपर आकर ये आधी मंजिल तक ये पूरा गाद पहुंच गया। नेपाली आर्मी दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। त्रिशूली के आर्मी बेस कैंप से रेस्क्यू हेलीकॉप्टर ऑपरेट किए जा रहे हैं। लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। हेलीकॉप्टर्स की तैयारी हो चुकी है। पानी यहाँ से भेजा जा रहा है। ऊपरी इलाकों में जो लोग फंसे हुए हैं उन तक पानी भी पहुँचाया जाएगा। इसके अलावा स्ट्रेचर्स हैं, मेडिकल सुविधाएं हैं और तमाम वो ज़रूरी चीज़ें जो इस वक्त बेहद अहम है, वहाँ फंसे लोगों को निकालने के लिए। संकट की इस घड़ी में भारत नेपाल के साथ है और जिस जगह जल प्रलय आया वहां से एनडीटीवी की टीम पल पल की जानकारी दे रही है। नेपाल के नुवाकोट से कैमरा पर्सन पूजा आर्या के साथ सिकता देव, एनडीटीवी इंडिया। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि जो कुछ नेपाल में हुआ वो तबाही कैसे मची। नेपाल में सैलाब चीन के कंट्रोल वाले तिब्बत से आया। बाढ़ की चेतावनी नेपाल को 45 मिनट देरी से मिली, ऐसी चर्चाएं हैं। हालांकि इसको लेकर खुद नेपाल कह रहा है कि दूसरे देश पर आरोप लगाना सही नहीं है। अब आरोप यह है कि क्या चीन को झील फटने की जानकारी पहले से थी? जानकारी थी तो उसने नेपाल को क्यों नहीं बताया? समय पर चेतावनी मिल जाती तो क्या नुकसान कम होता? चीन तिब्बत में भोटे कोशी पर सेफ्टी वॉल बना रहा है।
अब इसे जरा समझिए जो मैं बता रही हूं आपको। नेपाल ने इस पर चिंता जताई और काम रोकने को कहा। सेफ्टी वॉल से नदी का पाट संकरा होने का डर था। नेपाल को डर था कि निर्माण से बाढ़ का खतरा बढ़ेगा, लेकिन चीन ने एतराज खारिज कर निर्माण को चालू रखा। अब नेपाल में सैलाब के बाद चीन की जो सेफ्टी वॉल है वो सवालों में है। चीन तिब्बत में सड़कें और बिजली परियोजनाएं बना रहा है और निर्माण के लिए तिब्बत में बेरहमी से पहाड़ काट रहा है। चीन के निर्माण कार्य ने पानी का कुदरती रास्ता बदला है क्या? सबसे बड़ा सवाल यह है, क्योंकि अगर वहां कंस्ट्रक्शन हो रहा है, नदी का रास्ता संकरा हुआ है, तो क्या ये पहले से नहीं पता था कि आप किसी तबाही को खुला निमंत्रण दे रहे हैं? इस संकट की घड़ी में भारत नेपाल के साथ खड़ा है और एनडीटीवी ने साझा किया बाढ़ पीड़ितों का दर्द। एनडीटीवी अनुवीक्षा के मंच से नेपाल के लोगों को श्रद्धांजलि दी गई और नेपाल के साथ खड़े होने की बात कही गई। May I request everyone here to please rise and join me in observing 1 minute of silence for those who've lost their lives, for those who remain missing, for their families and for the people of Nepal. Our thoughts are with Nepal. Our prayers are with Nepal. India stands with Nepal. May I request everyone to please rise. May I request आपने देखा कि एनडीटीवी क्योंकि वहां पहुंचने वाला पहला चैनल था और वहां बाढ़ पीड़ितों के साथ और इस मुश्किल की घड़ी में आई इस त्रासदी से पीड़ितों के साथ भारत और एनडीटीवी दोनों ही खड़े हुए। नेपाल में आई त्रासदी और तबाही पर नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की और उन्होंने बताया कि हजारों लोग जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनकी भी खोजबीन हो रही है। हजारों लोग अभी भी संपर्क से बाहर हैं। रोड ब्रिजेज has been swept away. Electricity has also been difficult to establish because we've lost many of the power plants. So इसीलिए हमें अभी तक पूर्ण जानकारी अभी तक नहीं है। प्रारंभिक अनुमान ये है कि हजारों लोग अभी संपर्क से बाहर हैं। आपको बताऊं कि ईशा फाउंडेशन के कई लोग नेपाल में लापता हो गए हैं। उन्हें याद कर सदगुरु जग्गी वासुदेव भावुक हो गए, क्योंकि वहां कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए भी लोग गए और उस दौरान कैसे उनकी ये भावुक तस्वीर आई वो भी आपको दिखाते हैं। At 9:05, he sent a message that they have arrived at the immigration. So after that, this happened at 9:14. And Praveen, who was leading the team, who has been with us for more than 2 decades, is a full-time Ishanga with us. आपने देखा सदगुरु कैसे भावुक हो गए और ये इसलिए क्योंकि वहां पर ईशा फाउंडेशन के बहुत से लोग मौजूद थे, कई कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर थे और इसीलिए इस तबाही के चलते उनकी जानकारी भी नहीं मिल पा रही है। इसलिए खुद सदगुरु जब लोगों को जानकारी दे रहे थे वो कैसे भावुक नजर आए। एक तस्वीर और आपको दिखाती हूँ जिससे आपको समझ आएगा कि नेपाल में कितनी बड़ी त्रासदी थी। जब पानी हट गया, पानी छट गया, तो सैलाब ने चारों तरफ कैसे मलबा बिखर के छोड़ दिया। देखिए ये घर की छत है, लेकिन कैसे मलबे में पूरी तरह से धसी हुई है। जो भी वाहन वहां मौजूद थे, वो गाड़ी थी, ट्रैक्टर था, सब उस मलबे में धसे हुए नजर आ रहे हैं। जैसी तबाही नेपाल के नुवाकोट में मची, वैसी ही तबाही खादिंग में भी मची है। वहां के लोगों का हाल जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी रणवीर सिंह ने। नेपाल में आई तबाही किस कदर लोगों को बर्बाद कर रही थी, लोगों को परेशान कर रही थी, इसका अंदाज़ा लगाना हो तो ज़रा मेरे पीछे इस तस्वीर को देखिए। ये एक पुल है, 2 पहाड़ियों को जोड़ने वाला। ये पूरा पुल टूट करके बिखर गया। ये लोहे का बना पुल था, लेकिन पानी के बहाव का स्तर क्या होगा ये समझने के लिए इस पुल को देखिए। ये पुल अब
भूतकाल हो चुका है, अतीत हो चुका है, क्योंकि इस पुल को पानी के बहाव ने तोड़ दिया। सामने की तरफ अभी भी साबुत थोड़ा सा हिस्सा बचा है, लेकिन जहाँ से ये पुल टूटा है इतना ऊपर पानी आया था। और जहाँ मैं खड़ा हूँ, ज़रा इस तस्वीर को देखिए, अभी भी यहाँ गाद पड़ी हुई है, अभी भी यहाँ तबाही की निशानियाँ पड़ी हुई हैं। और मेरे बगल में ये जो घर है, ये एक बेडरूम हुआ करता था। इस बेडरूम में एक बेड था, बगल में एक फ्रिज रखा हुआ था, घर का कुछ सामान रखा था। इसके ठीक बगल में एक दुकान थी, और दुकान के ठीक बगल में अगर मैं बात करूं तो कुछ लोगों के सामान थे। अभी भी देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह के बर्तननुमा चीज़ें पड़ी हुई हैं। यहाँ जो टिन शेड है, ये दरअसल टिन शेड बगल की दुकान का था, जो दुकान अब दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि ये पूरा हिस्सा बह चुका है। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद प्रजा। विनोद? हाँ। विनोद भाई, यहाँ पे दुकान थी? था, हाँ था। पूरी खत्म? एक दुकान था। पूरी खत्म? उसमें क्या सामान था? उधर भी किचन का सामान था, लेकिन गांव लोग ने वो जो बिरुआ का बोट है ना, वो बोट रखे था, सब बगा गया। आप लोगों को कब पता चला कि मतलब पानी बढ़ सकता है, यहाँ से भागना है? जब मैं सो रहा था सोते में उठ जाके बाद मैं मोबाइल में जो मैं स्क्रॉल कर रहा था फेसबुक में, उधर सूचना वो नोटिस जो अलर्ट होता है ना, वो पुलिस ने वो अलर्ट कर रहा था, मैं देख के इधर आया। अब आपने देखा कि किस तरह नेपाल के लोग बता रहे हैं कि दुकानें थीं, अब रही नहीं। एक तो ये भी बता रहे थे कि अब उन्होंने जो कपड़ा पहना है उसके अलावा कुछ नहीं बचा है। ऐसी त्रासदी हुई है नेपाल में। आपको ये भी बताऊं कि नेपाल में जो त्रासदी हुई उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि अगर पानी चीन से होता हुआ नेपाल में आया और नेपाल से भारत तक पहुंच रहा है, तो ऐसे में क्या ये खतरा अभी भी बना हुआ है? 47 वाटर बम नेपाल के ऊपर कैसा खतरा बनकर खड़े हैं, ये आप जरा समझिए। नेपाल पर और ज्यादा बड़ी तबाही का खतरा क्या बना हुआ है? नेपाल तिब्बत में नदियों के पास 3624 बर्फीली झीलें हैं। इनमें से 47 झीलें ऐसी हैं जो किसी भी वक्त फट सकती हैं। इन 47 में से 25 बर्फीली झीलें चीन के अंदर आती। तिब्बत में कोई झील फटी तो सीधा असर नेपाल पर होगा। अब भोटेकोशी, सुनकोशी और त्रिशूली में बाढ़ आने का खतरा अभी भी बना हुआ है। इन नदियों के किनारे कम से कम 3000 घर आबाद हैं। इन घरों में करीब 10,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। तिब्बत में झील फटी तो ये पूरी आबादी खतरे में होगी। आपदा आने पर लोगों को अलर्ट करने का इंतजाम भी नहीं है। तो जो मैं आपको बता रही हूं, शुरुआत में मैंने आपको दिखाया कैसे एक ग्लेशियर फटा, एक बर्फ का पहाड़ जब नीचे फटता हुआ चला गया तो कैसे उसने पानी का एक सैलाब ला दिया। ऐसी कई ऐसी झीलें हैं जो उस इलाके में तिब्बत में बनी हैं, और ये एक बड़ा खतरा नेपाल पर लगातार बनाए हुए हैं।